हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स वाटिका। आज हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ का 8वां क्लास। यह जो सीरीज आपका चल रहा है, इसमें जो भी क्लासेज हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3250 प्लस वाली बुक से हम लोग मैथ के साथ साथ रीजनिंग को भी देख रहे हैं, तो रीजनिंग का भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यह बैच आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है, इसलिए इस बैच के अंदर लगातार आप बने रहिएगा। देखिएगा, आज हम लोग देख रहे हैं सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 16 से उसके आगे के क्वेश्चन को। इसके पीछे जो भी क्वेश्चंस था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पीछे के वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम लोग देखते हैं नंबर 16 से। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि तीन संख्याएं 5, 6 और 8 के अनुपात में है। देखिए तीन संख्याओं में अनुपात दे रखा है 5:6:8 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर पहले संख्या का मान 5 है तो उस केस में दूसरे संख्या का मान 6 और दूसरा का मान 6 है, उस केस में तीसरे का मान क्या है? तीसरे का मान 8। अनुपात क्या होता है? अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच का तुलनात्मक संबंध होता है। तो यहाँ तुलनात्मक संबंध दे रखा है कि पहला अगर 5 होगा तब दूसरे संख्या का मान 6, और अगर दूसरे संख्या का मान 6 होगा उस केस में तीसरे संख्या का मान 8 होगा। आगे देखिए, उनके वर्गों का योग दे रखा है, तो वर्गों का योग दिया है तो पहला काम तो हम यह करेंगे कि प्रत्येक में हम x लगाएंगे। तो पहला संख्या 5x, दूसरा संख्या 6x और तीसरा संख्या हो जाएगा 8x। अब आप बोलोगे कि इसमें x क्यों लगाया गया? गौर से समझिएगा। मान लीजिए कि अगर कोई दो वैल्यू होता है इस प्रकार से 8/15, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/15 को, इसी को तो हम अनुपात में लिखते हैं 8:15, इसी को हम लिख सकते हैं 8/15 या 8/15 को 8:15। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब सोचिए जरा सा, अनुपात का मतलब अगर बट्टा है तो यह वैल्यू जो है वह कटने के बाद, यानी कि यह सिंपलेस्ट वैल्यू है। जितना बार में कटा होगा कटने के बाद यह वैल्यू है आया है। हो सकता है कि यह वैल्यू 16/30 रहा होगा, संभव है ना, क्योंकि इसको भी जब आप काटिएगा तो 2 8 16 और 2 से काटिएगा 15, 8/15 हो जाएगा। हो सकता है कि यह वैल्यू 24/45 रहा होगा, क्योंकि इसको भी अगर आप काटिएगा तो 3 से काटिएगा 3 8 24, 3 से काटिएगा तो 15 45, यह भी 8/15। तो यह वैल्यू पहले कितना गुना था यह हमें नहीं पता है, तो यह इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया कि यह वैल्यू पहले x गुना था, तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं? दोनों में हम x लगा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। पहले यह वैल्यू कितना गुना था हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि यह वैल्यू पहले x गुना था, तो सबके साथ यहाँ पे x आपका लगा दिया गया है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आगे बोला है उनके वर्गों का योग 1250, तो सबका वर्ग करिए। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा सर? 5 का वर्ग हो जाएगा 25। उसी प्रकार से 6 का वर्ग क्या होगा? 36 हो जाएगा। और 8 का वर्ग कितना होगा? 64 हो जाएगा। सबको जोड़िए, 64 36 100, 100 और 25 कितना हो जाएगा? 125। तो इनके वर्गों का योग हो गया 125। अच्छा देखिए, अगर हम 5x का वर्ग करेंगे तो 25x स्क्वायर होगा ना, पहले संख्या का वर्ग यानी 5x का वर्ग तो 25x स्क्वायर, उसी तरह से 36x स्क्वायर, उसी तरह से 64x स्क्वायर। तो 25, 36 और 64 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 64 और 36 100 और 25 125 x स्क्वायर के फॉर्म में आपका आ जाएगा, क्योंकि वर्गों का योग आप निकाले हैं, सब में x है। जबकि इसके वर्गों का योग कितना है? 1250, तो बराबर हम लिखेंगे 1250। जो देगा वही हम लोग निकालेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना, तभी तो बराबर में लिख पाएंगे। अब यहाँ से देखिए 125 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 125 से भाग करेंगे 1250 में, 10 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देखिए कितना आ गया सर? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 आ गया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई एक्स का वैल्यू बताओ, तो अगर आप बाईं ओर से स्क्वायर हटाते हैं तो दाईं ओर वाला का रूट हो जाता है, यानी कि √10 आपका एक्स का मान हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर का भी मान है और एक्स का भी मान है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या बोला है, निकालने के लिए क्या बोला गया है? बोला है उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो इनका गुणनफल देखिए क्या होगा? 5 गुना 6 गुना 8, सबको गुना करिए। 5 6 30 और 30 8 240। तो इन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 240। इसके अलावा देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 240 x3, यही तो इसका गुणनफल होगा। देखिए 5 6 30 और 3 8 24, 240 x गुना x, जब तीनों को गुना करिएगा तो x3, तो 240 x3, यही इसका गुणनफल होगा। अब आपको क्या करना है? इसका मान बस रख देना है। 240 गुने x3 का मान हम कैसे रख सकते हैं? हम x का मान रख करके और उसका क्यूब कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, x स्क्वायर गुना x। आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखे सर? क्योंकि हमारे पास देखिए x स्क्वायर का मान है पहले से, कितना है? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 240 गुना एक्स स्क्वायर के जगह 10 इंटू एक्स के जगह क्या लेंगे? हम एक्स के जगह लेंगे √10। देखिए एक्स स्क्वायर का मान 10 है और एक्स का मान √10 है।
240 में 10 से गुना करेंगे 2400, 2400 रूट 10। विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पे रूट 10 का क्यूब भी कर सकते हैं। रूट 10 का क्यूब करते तो 10 रूट 10, 240 में 10 रूट 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2400 रूट 10 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो बहुत सारे स्टेप इसमें आप छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए जो भी क्लासेज आपका हो रहा है ना इस सीरीज का, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जा करके टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाए, यानी एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही नहीं होगा। इसमें से कौन सही नहीं होगा इसको हमें चुनना है। देखिए दो समानांतर रेखा इस प्रकार से है, ठीक है, और इसको अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है ना, उस केस में क्या होता है कि जो संगत कोण होता है वह बराबर होता है। समझ लीजिए पहले इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन मिला था, लेकिन अलग क्वेश्चन था, लेकिन इसी डाटा के ऊपर आधारित था। संगत कोण किसको बोलेंगे समझिएगा, गौर से देखिएगा। इस लाइन को जरा सा देखिए, इस वाले लाइन को देखिए, इस लाइन के ऊपर का यह कोण है, उसी तरह से इस लाइन के ऊपर दाहिनी ओर का यह कोण है। देखिए जरा सा इसको देखिए, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर दाहिनी ओर, यह दोनों कोण कहलाएगा संगत कोण। जहाँ पे यह है वहीं पे जो होगा वही संगत कोण कहलाएगा। तो यह दोनों आपस में बराबर होगा। अच्छा, उसी प्रकार से इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा सर, यह वाला कोण हो जाएगा। लाइन के ऊपर बाईं ओर, लाइन के ऊपर बाईं ओर, यह भी संगत कोण हो गया, यह भी बराबर होगा। इसके बराबर यह होगा, इसके बराबर यह होगा। अगर हम आपसे पूछे कि भाई इसका संगत कोण बता दो सर, लाइन के नीचे दाईं ओर है तो यह वाला होगा, यह दोनों बराबर हो जाएगा। इसका संगत कोण बताइए, यह वाला होगा, यह भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो संगत कोण जो होता है वह आपस में समान होता है। इसके अलावा शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको हम लोग सम्मुख कोण भी बोलते हैं। सम्मुख कोण कौन सा होगा, देखिए इसके जस्ट सामने का कोण यह वाला होगा। देखिए सम्मुख कोण, दोनों का मुख आमने सामने है, यह बराबर होगा। इसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, यह वाला, यह आपस में बराबर होगा। देखिए यह कोण और यह कोण बराबर, क्योंकि सम्मुख है, सामने देख लीजिए दोनों का मुख है। और यह कोण और यह कोण बराबर, जैसे इस तरह से अगर हम लाइन खींचो, देखिए इसका सम्मुख यह वाला कोण, इसका सम्मुख यह वाला कोण, तो सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने का कोण बराबर होगा। इसके अलावा एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण किसको बोलेंगे समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, यह आपस में समान होता है। उसी प्रकार से यह कोण और यह कोण एकांतर कोण कहलाता है, यह भी आपस में समान होता है। साथ ही साथ जो एक तरफ के अंतः कोण का योग होगा वह 180, देखिए लाइन के नीचे, लाइन के अंदर, देखिए लाइन के अंदर यह भी है, लाइन के अंदर यह भी है, यह एक तरफ का अंतः कोण है, इसका योग 180 डिग्री होगा। यह समान नहीं होगा, इसके समान तो यह वाला होगा। दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180, दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या बोला है। शीर्षाभिमुख कोण युग्म कोणों का माप समान होता है, यह बात बिल्कुल सही है। शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोणों का जो युग्म होगा, जोड़ा होगा, वो क्या होगा, समान होगा, सही है। तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोण का युग्म कोणों का माप समान होगा, नहीं, यह कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी को तो चुनना था, सही कौन नहीं है, यही वाला सही नहीं है। एक तरफ के अंतः कोणों का जो योग होगा, युग्म का जो योग होगा वह कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ बोला है समान होगा, अंतः कोण समान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। संगत कोण का युग्म समान होता है, बिल्कुल सही है, यह भी सही हो जाएगा। एकांतर कोण का युग्म भी क्या होगा, जोड़ा भी क्या होगा, समान होगा। तो ए, सी और डी सही है। कौन सा सही नहीं होगा, बी सही नहीं होगा। तो जो सही नहीं होगा उसी को हम लोग को यहाँ पे चुनना था। हम लोग यहाँ से क्या सीखे हैं, हम लोग यहाँ से यह सीखे हैं कि दो समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, उस केस में संगत कोण आपस में बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, लेकिन अंतः कोणों का योग, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यह कॉन्सेप्ट भी आपका ज्योमेट्री का है। देखिए यहाँ पे बोला यह गया है कि भाई दो त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, एक तो यह छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। यह दोनों त्रिभुज जो है वह आपस में समरूप है। देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज आर ए बी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज आर ए बी। अगर हम बात करें त्रिभुज आर ए बी की और त्रिभुज आर क्यू पी की, त्रिभुज आर क्यू पी की, तो यह आपस में क्या है, यह आपस में समरूप है। यह चिन्ह समरूपता का है, दोनों समरूप है। समरूप कहने का मतलब बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा, देखिए यह
यह जो एंगल है वह दोनों त्रिभुज का तो कॉमन ही है, देख सकते हैं यह जो एंगल है वह एंगल बड़े वाले त्रिभुज का भी है और छोटे वाले त्रिभुज का भी है, तो यह कॉमन एंगल है। उसके बाद देखिए जिस तरीके से यहाँ लाइन है बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही लाइन है, तो सम्मुख कोण यहाँ पे क्या बोला गया आपका, हाँ त्रिभुज जो है जो एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला दोनों क्या है, संगत है। और अगर दो त्रिभुज संगत हो तो उसके संगत, दो त्रिभुज अगर समरूप हो, समरूप है, दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या होगा, देखिए अगर हम इस त्रिभुज का यह वाला भुजा लेते हैं, ए बी भुजा लेते हैं, तो ए बी का संगत बताइए कौन सा होगा। अगर छोटका त्रिभुज में ए बी का संगत भुजा लेते हैं तो ए बी का संगत भुजा कौन सा होगा, ऐसा ही भुजा इस त्रिभुज में क्यू पी है तो ए बी का संगत क्यू पी हो जाएगा। इसका रेशियो निकालिएगा, रेशियो यानी बट्टा ए बी बट्टा क्यू पी, यह जो होगा वह बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, दूसरा कोई अगर संगत भुजा आप निकाल सकते हैं उसके। दूसरा देख लीजिए छोटका में, देखिए छोटका त्रिभुज का यह वाला भुजा एक्स बट्टा यह वाला भुजा क्या है, आर बी है। आर बी किसके संगत, आर बी का संगत भुजा कौन सा होगा, आर बी का छोटका में, देखिए छोटका त्रिभुज का इस भुजा के संगत बड़का त्रिभुज का यह वाला भुजा हो जाएगा, यानी क्या होगा, आर पी हो जाएगा। इसके अलावा भी छोटका में आर ए का संगत क्या होगा, आर क्यू हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उन्हीं दोनों को आपस में इक्वल करना है जिसका मान या तो दिया जाए या फिर पूछा जाए, तीसरे को शामिल नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, उन्हीं दोनों को आपस में इक्वल करना है, तभी तो इक्वेशन बनेगा, आप इसको सोल्व कर पाइएगा। उन्हीं दोनों को आपस में बराबर करना है जिसका मान या तो दिया जाए या फिर पूछा जाए। तो इसी में से कुछ का मान दिया गया और कुछ का मान पूछा गया, उसी को हम लिखे हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, पी क्यू का मान, तो पी क्यू बोले क्यू पी बोले एक ही बात है। चलिए रखते हैं यहाँ पे मान को। सबसे पहले देखिए ए बी, तो ए बी का मान कितना है, एक्स, तो ए बी के जगह हम एक्स रख दिए, बट्टा क्यू पी के जगह देखिए क्यू से पी तक का मान एक्स प्लस 10 है तो एक्स प्लस 10 यहाँ पे ले लिए, बराबर इधर देख लीजिए आर बी, तो आर बी का मान एक्स बाई 2 है, एक्स बाई क्या है 2 है, और बट्टा यहाँ देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आर पी, तो आर पी का मान एक्स प्लस 2 और प्लस एक्स प्लस 1 हो जाए, सॉरी एक्स बाई टू प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर पी का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, तो यह वैल्यू है एक्स बाई 2 और यह वैल्यू है आपका एक्स प्लस 1, दोनों को जोड़ देंगे। अब कैलकुलेशन इसको कर लीजिए आप, देखिएगा यहाँ पे पहली चीज़ x ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर x है, यहाँ भी ऊपर x है, x से x कैंसिल हो गया। बाकी देखिए यह 2 कहाँ पे आएगा, बट्टा में है तो इसके गुना में 2 आएगा, और इसके गुना में 2 आएगा तो सब में 2 से गुना करिए। जब आप x बाई 2 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस जब आप x में 2 से गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस जब 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। गुना करना है, 2 से गुना करेंगे इन सब में और 2 यहाँ, और यह वैल्यू पूरा यहाँ आ जाएगा, बराबर x प्लस 10 इधर आ जाएगा। तो x प्लस क्या लिख सकते हैं इसके लिए, x प्लस 10 आप इसके लिए लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2 से इसमें गुना नहीं होगा, यहाँ रहता तभी तो गुना होता, 2 बट्टा में है यानी नीचे वाले में सब में गुना हो जाएगा। तो x बाई 2 में 2 से गुना करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा x में 2 से गुना करिएगा 2x और 1 में 2 से गुना करिएगा 2, यह नीचे सबके गुना में है, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए x इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में तो कैंसिल होगा ना, प्लस से इधर आएगा तो माइनस, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, इधर हमारे पास बच गया 2x बराबर प्लस 2 है, इधर जा कर के 10 में से घटेगा 8 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 चौके 8, x का मान 4 हो गया। x का मान अगर 4 है तो हमें क्या बताना है, पी क्यू का मान, तो x के जगह जो x का वैल्यू है उसको रखिए, तो 4 प्लस x के जगह 4 तो 4 प्लस 10 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। QP का या PQ का मान क्या है, x प्लस 10, तो x का मान 4 आया, तो 4 प्लस 10 यानी कि 14 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए ये हमारा कुछ बैच है जो मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र बैच। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह बैच को डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। इस बैच के अंदर जो मैथ फाउंडेशन बैच है जो 350 रुपये का है, इसका सब्सक्रिप्शन इस बैच के अंदर आपको फ्री मिल जाता है, ठीक है। यानी इसको अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको मैथ फाउंडेशन के साथ साथ जो नया कंटेंट है वह भी आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ मैथ अगर लेना चाहते हैं तो मैथ फाउंडेशन बैच है, इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन का मास्टर बैच है और साथ ही साथ रीजनिंग फाउंडेशन बैच। यह सारी बैचेज है जो हमारा मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, जहाँ से जा कर के आप इन कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है बोला है, शीर्ष
ए बराबर ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 -2, बी का 2 1, सी का 0 4 और डी का -2 1 से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पे हम आपको बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक चतुर्भुज है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, एक चतुर्भुज है। आइए सबसे पहले इस चतुर्भुज को हम बना लेते हैं और इस चतुर्भुज के चारों कोऑर्डिनेट का जो है मान दे रखा है, ठीक है। देखिएगा, यह हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ए, इसी प्रकार से हम लोग पहले नाम देंगे बी, सी और डी। ए का देखिए तो क्या दे रखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 -2, 0 -2 ए का। बी का देखिए कितना है 2 और 1 है। सी का देख लीजिए क्या है 0 और 4 है। और डी का देख लीजिए क्या है 0 4 के अलावा डी का है -2 और 1, -2 और 1। सभी कोऑर्डिनेट का यह आपका वैल्यू दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी चारों का। हमें क्या बताना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बार देख लीजिए 0 -2 2 1 है, 0 4 है और डी का मान -2 और 1 है। हमें बताना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम ऐसा करते हैं, हम इसमें ना इस तरीके का एक लाइन खींचते हैं, एक विकर्ण खींच दिए। विकर्ण खींचने से क्या हुआ, जो पूरा चतुर्भुज था वह अब 2 त्रिभुज में बट गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के क्षेत्रफल को निकाल करके अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। पहली बात और बहुत ही बेसिक बात, जैसे ही एक विकर्ण हम खींचे तो यह पूरा जो चतुर्भुज था वो दो त्रिभुजों में बट गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो वही क्षेत्रफल जो होगा वो इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए। एक तो त्रिभुज है ए बी डी, एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए बी डी है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आइए निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी में कोऑर्डिनेट ए का मान है 0 -2, ठीक है, ए बी डी की बात कर रहे हैं 0 -2। कोऑर्डिनेट बी का मान है 2 और 1 और कोऑर्डिनेट सी का जो डी का मान जो है वह -2 और क्या है आपका 1 है। ध्यान रखिएगा, अभी हम किसका क्षेत्रफल निकालने चल रहे हैं, ए बी डी का। तो त्रिभुज ए बी डी का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं तो ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, डी का मान इतना है। देख लीजिए, ए का मान 0 -2, बी का मान 2 और 1 और डी का मान -2 और 1। इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, पहले भी हम बता रखे हैं। जब भी इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट देकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिएगा कि इस तीनों में से किसी एक को 0 बनाइएगा, किसी एक को। तो आइए यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू जो दिया रहता है ना उसमें से पहला x का मान दूसरा y का मान रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो इसमें से एक x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। तो x का मान 0 है, y का मान -2 है। आपको क्या करना है, दोनों इसको यानी किसी एक को 0 कर देना है। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दे, किस में 2 जोड़ना पड़ेगा, केवल y के मान में 2 जोड़ दे तो यह कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y के मान में 2 जोड़ना पड़ेगा, x में कुछ नहीं करना है, केवल y के मान में 2 जोड़ना है। तो जैसे ही 2 जोड़िएगा यह 0 हो जाएगा। जिसको 0 कर दिए उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, अब जो काम आप यहाँ पे किए हैं बाकी सब में वही काम करिए। तो देखिए x के मान में कुछ नहीं किए हैं, 2 है तो 2 रहेगा और y के मान में 2 जोड़ा गया है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 तो आपका यह हो गया। आगे चलिए, x के मान में कुछ नहीं किया गया है तो x का मान -2 है तो -2 ही रहेगा। y के मान में 2 जोड़ा गया है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिएगा। क्षेत्रफल निकालने का यहाँ से ट्रिक क्या होगा, दोनों बाहर वाला को एक साथ गुना करिए। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6, माइनस दोनों भीतर वाला को गुना एक साथ करिए तो 3 दूना 6, यह क्या होगा, -6 होगा और बट्टा करना है 2, इसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 और 6 12, 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे 6 निकाल लिए। कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी डी का, ठीक है भाई। आगे समझते हैं। अब हम निकालते हैं त्रिभुज यहाँ पे बी सी डी का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। बी सी डी कहने का मतलब बी सी डी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका निकाल लिए, कितना आया इसका क्षेत्रफल, 6 आ गया है। इसका भी निकाल लेते हैं बी सी डी में देखिए कोऑर्डिनेट बी का मान क्या है, 2 और 1 है। कितना है आपका, 2 और 1 है। उसी प्रकार से सी का मान कितना है, सी का मान आपका 0 4 है, 0 4 है। और डी का मान क्या है, -2 और 1, -2 और 1 है। यही तो है ना,
यही तो मान है आपका। b का मान 2 और 1 है, c का मान 0 4 है और d का मान -2 और 1 है। अब यहाँ भी आप वही काम करिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं पिछले वाले में, वही तरीका यहाँ पे भी आपको अपना लेना है। किसी एक को 0 बनाना है। किसको 0 हम बना सकते हैं इजीली? देखिए इसमें अगर हम +2 जोड़ दे x के मान में और y के मान में से 1 घटा ले तो यह कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। तीनों में से किसी को भी हम 0 बना सकते हैं। x -2 है, +2 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 है -1 करेंगे 0 हो जाएगा। तो जो काम आप यहाँ पे किए बाकी समय वही करिए। x के मान में 2 जोड़िए तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और y के मान में से 1 घटाइए तो 1 में से 0 घटाइएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी वही करिए, x में 2 जोड़िए तो 0 + 2 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए y के मान में से 1 घटाइए तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब करना क्या है, जो अभी जस्ट किए हैं आप, बाहर वाला का गुना 1 साथ तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस दोनों भीतर वाला का गुना 1 साथ तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बट्टा 2, 12 - 0 12, 12 बट्टा 2 कितना आ गया? 6 आ गया। यानी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल भी कितना आया? 6 आया। जब इसका भी क्षेत्रफल 6 है, इसका भी क्षेत्रफल 6 है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? 6 + 6 = 12। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार इक्वल ही आएगा, अलग अलग भी आ सकता है। हमें क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके और उसको आपस में जोड़ देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला है कि एक मोटर कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह 1 घंटे में चलेगा 60 किलोमीटर। ठीक है, और प्रत्येक 2 घंटा के बाद, देखिए हर 2 घंटा के बाद इसका चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ जाता है। हर 2 घंटा के बाद इसका स्पीड कितना बढ़ जाता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बताना है? हमें बताना है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगेगा। भाई देखो यहाँ पे मोटर कार का स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला घंटा में यह कितना चलेगा? सर 60 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, दूसरा घंटा में भी कितना चलेगा? 60 किलोमीटर चलेगा। तीसरा और चौथा घंटा में क्या चलेगा? या तीसरा घंटा में अब इसका स्पीड 15 बढ़ जाएगा, तो 60 और 15 75। चौथा घंटा में भी कितना चलेगा? 75। हर 2 घंटा में इसका स्पीड बढ़ जाता है। फिर 5वें और 6ठे घंटा में इसका स्पीड क्या होगा? फिर अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगा, तो 75 15 90 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। आगे 7वें 8वें घंटा में 90 15 105 105 हो जाएगा। हर 2 घंटा में इसका स्पीड बढ़ता है, तो उस हिसाब से आप सोचिए कि पहले 2 घंटा में इसका स्पीड क्या होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला घंटा में 60 किलोमीटर, दूसरा घंटा में भी 60 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अब 2 घंटा बाद फिर से इसका स्पीड 15 बढ़ेगा, यानी अब तीसरा घंटा में यह कितना दूरी तय करेगा? 75, और चौथे घंटा में भी यह कितना दूरी तय करेगा? 75 किलोमीटर। अब फिर से इसका स्पीड बढ़ जाएगा। 5वें घंटा में यह कितना दूरी तय करेगा? 90। 6ठे घंटा में 90। फिर से इसका स्पीड बढ़ेगा। 7वें घंटा में 105, 8वें घंटा में भी 105। हर 2 घंटा पे स्पीड इसका बढ़ जाता है। हमें सोचना यह है कि 360 किलोमीटर हमें दूरी तय करानी है। तो देखिए कितना को जोड़े कि 360 हो जाए। तो देखिए 60 और 60 120 और 150 कितना होगा? 270 और 90। देखिए इन सब को जोड़ के देखिए तो 360 आ गया क्या? हाँ सर 360 आ गया। देखिए 60 60 120 और 75 75 150 कितना हो गया? 270 और 90 360 360 आ गया। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? 1 2 3 4 5 घंटा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प बी होगा। इस तरीके से बहुत ही ईजिली अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ देखिए बोला है x और y संख्या 115xy 115xy, इसके बारे में क्या बोला है? बोला है कि ऐसे 2 अंक हैं, x और y ऐसे 2 अंक है जो कि 90 से विभाज्य है। अच्छा, यह नंबर जो है वह 90 से विभाज्य है। 90 के लास्ट में देखिए तो क्या है? सर लास्ट में 0 है। तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब जो नंबर है उसके भी लास्ट में 0 होगा, तभी आपका इससे कटेगा। कोई भी संख्या जिसके भी लास्ट में 0 होता है वो उसी संख्या को काटता है जिसके लास्ट में 0। जैसे देखिए 20 किसको काटेगा? जिसके लास्ट में 0। 20 को, 40 को, 80 को, है ना, 100 को, जिसके लास्ट में 0 होगा उसी को काटेगा। तो 90 से यह नंबर विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि y का मान, यानी इस संख्या का जो आखिरी नंबर होगा वह 0 होगा, तो y का मान 0 हो गया। और 90 से कोई संख्या तभी कटेगा जब वह आपका 10 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो लास्ट में 0 हम ले लिए,
तो यह 10 से कट जाएगा, बाकी को 9 से काटिए। तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 2 और 5 7, 7 प्लस 0 7 रह गया। 7 में क्या जोड़े कि आपका 9 से कट जाएगा सर, 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, अंकों का योग 9 जैसे ही आया यह आपका 9 से कट जाएगा। क्या और कोई वैल्यू ले सकते हैं अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल लाने के लिए सर? और कोई वैल्यू तो यहाँ पे नहीं होगा। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 0। हमें क्या बताना है, x प्लस वाई, तो 2 प्लस 0 कितना रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। विकल्प डी हमारा यहाँ आंसर। क्या बताना था, x प्लस वाई, तो x का मान 2 आया, y का मान 0 आया, तो 2 प्लस 0 यानी कि आंसर क्या होगा, 2 होगा। बस आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितनी प्रतिशत की छूट? हमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत की छूट। भाई साड़ी है कितना का, 10,490 का, और मिल रहा है कितना में, मिल रहा है आपका 9441 में। कितना का डिस्काउंट हुआ, घटा लीजिए पता चल जाएगा। इतना का साड़ी है, ठीक है, साड़ी आपका 10,490 का है और मिल रहा है आपका 9441 में, तो डिस्काउंट कितना का हो गया, घटा लीजिए। 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 1049 रुपये का डिस्काउंट होगा। हमें बताना है कितने प्रतिशत का डिस्काउंट। तो प्रतिशत डिस्काउंट कैसे बताते हैं हम लोग, प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखिए ऊपर में लिखते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया 1049 का, और नीचे में मिलते हैं कि यह डिस्काउंट कितना पे, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना है, 10,490, यानी यह जो डिस्काउंट मिल रहा है ना 10,490 पे है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, यानी डिस्काउंट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100, इससे प्रतिशत डिस्काउंट निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिए, इससे यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 10%। तो आंसर आपका यहाँ 10% हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए, बोला x² - 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा मूल कैसे निकालते हैं, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, द्विघात समीकरण बनता है, तो उसका यह फॉर्म होता है x² माइनस यहाँ पे रहता है आपका मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इंटू क्या लिखते हैं, इंटू x लिखते हैं, यही फॉर्म है। और फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। द्विघात समीकरण का यही आपका फॉर्म होता है, x² माइनस मूलों का योगफल। अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, हम इसका मूल बोलते हैं। मूल कहने का मतलब किसका वैल्यू, ठीक है। तो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए x² है माइनस 12, क्या होगा, 12 होगा मूलों का योगफल। तो अगर एक मूल 3 दे रखा है तो दूसरा मूल क्या लेंगे कि योगफल 12 हो जाएगा, सर 9 तो लेना पड़ेगा। जब एक मूल 12 है, यहाँ पे क्या रहता है, मूलों का योगफल, एक मूल 3 दे रखा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा मूल आपका क्लियर हो गया कि 9 होगा। अच्छा मान लीजिए k का मान पूछता तो क्या होता, तो k की जगह क्या रहता है, मूलों का गुणनफल। तो एक मूल 3 है, दूसरा मूल 9 है, 9 तिया 27, मूलों का गुणनफल यानी k का मान पूछता तो 27 हो जाता। यहाँ पे मूलों का गुणनफल लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, मूलों का योगफल लिखते हैं। एक मूल 3 है तो दूसरा मूल आपका 9 हो जाएगा। डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलिए, हर सेट में आपका 2-2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है। यहाँ सवाल देखिएगा क्या है, बोला है a और b समीकरण x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है। भाई यह जो समीकरण है ना, इसका 2 मूल है, एक तो a है और एक b है। तो आप ऐसा करिए, a और b का मान अलग अलग निकालिए। हम सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल। तो एक मूल a है, दूसरा मूल b है, तो मूलों का योगफल यानी a प्लस b का मान क्या होगा, मूलों का योगफल होता है माइनस b बट्टा a। तो माइनस b, तो एक माइनस b कौन होगा, देखिए x² का जो कॉफिशिएंट होगा वह a का मान, जो x का कॉफिशिएंट होगा वह b का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह c का मान। तो माइनस b, तो x के गुणा में कुछ नहीं है, 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और बट्टा माइनस b बट्टा a, तो a का मान भी 1, तो माइनस 1 बट्टा a 1, यानी कि 1 ही रह जाएगा। अच्छा मूलों का गुणनफल यानी a गुने b का मान क्या होगा, जब एक मूल a है दूसरा b है तो a गुना b
यानी इसके मूलों का गुणनफल होता है। सी बाई ए होता है तो सी का मान -2 बट्टा 1 यानी क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ हम पता कर लिए। क्या पता कर लिए हम पता यह कर लिए हैं कि a प्लस बी का मान आपका -1 होगा और a गुना b का मान -2 होगा। कैसे पता किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह फॉर्मूला है कि मूलों का योगफल -b बट्टा a, मूलों का गुणनफल c बट्टा a। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो a का मान यहाँ 1 है, b का मान यहाँ 1 है, c का मान यहाँ पे -2 है। तो मूलों का योगफल होता है -b बाई ए, तो -1 बट्टा 1 यानी -1 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल होता है c बट्टा a यानी -2 बट्टा 1 यानी -2 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, अब देखिए एक द्विघात समीकरण का मूल क्या दे रखा है, 1 बट्टा a। देखिए एक मूल इसका दे रखा है 1 बट्टा अल्फा का मान क्या है, 1 बट्टा a प्लस 1 बट्टा b, है ना। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो b इधर आएगा, a इधर आएगा, a प्लस बी बट्टा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यह, a प्लस बी बट्टा ए बी। एक मूल आपका यही दे रखा है a प्लस बी बट्टा ए बी। तो a प्लस बी का मान बोलिए कितना है सर, -1 है, और बट्टा ए बी का मान कितना है, -2 है। ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि एक मूल तो आपका आ गया 1 बट्टा 2। दूसरा मूल यानी बीटा का मान क्या है सर, बीटा का मान यहाँ पे दे रखा है, एक मूल इतना लेना है और दूसरा मूल a गुना b लेना है। तो a गुना b का मान कितना है, दूसरा मूल तो a गुना b है, तो a गुना b का मान हम लोग निकाल चुके हैं -2। अब जो इक्वेशन आपको बनाना है ना, अब जो समीकरण आपको बनाना है उसमें उस समीकरण का एक मूल आपका 1 बट्टा 2 और दूसरा मूल -2 है। बनाइए समीकरण। समीकरण कैसे बनाते हैं सर, सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल तो एक मूल है 1 बट्टा 2 और दूसरा मूल क्या है सर, दूसरा मूल है -2। देखिए प्लस -2 तो -2 ही हो जाएगा ना, मूलों का योगफल 1 बट्टा 2 जोड़ -2 है ना, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, इंटू यहाँ क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं। देखिए यह अल्फा प्लस बीटा है, और फिर क्या लिखते हैं प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के जगह पे क्या लिखेंगे, एक मूल तो आपका 1 बट्टा 2 है गुना दूसरा मूल क्या है -2 है और बराबर 0। यही आपका इक्वेशन बनेगा। क्या क्या करते हैं हम लोग फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। देखिएगा एक्स स्क्वायर को अपने जगह पे रहने दीजिए, चलिए यह तो रहेगा ही, माइनस इसका कैलकुलेशन करिए तो कितना आएगा, 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, एक में से 4 माइनस करेंगे -3, तो -3 यानी यहाँ हो जाएगा +3। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा +3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका +3 बट्टा 2। अच्छा यहाँ पे 2 दूना 4, एक में से -4 करेंगे तो क्या होगा -3 बट्टा 2, माइनस माइनस प्लस यानी +3 बट्टा 2 इंटू एक्स। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए क्या होगा, 2 से यह 2 कैंसिल होगा, -2 बचेगा तो -2 बराबर क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए हमें 2 हटाना है, तो 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, इन सब में 2 से गुना कर दीजिए। सब में 2 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसमें 2 से गुना करिएगा तो 3x हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुना करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 में 2 से गुना करिएगा। अच्छा यहाँ पे 1 ही है ना, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 1 ही है, इससे यह कट गया, -1 ही है ना, और 1 में 2 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 0 में 2 से गुना करिएगा 0। LHS RHS सब में 2 से गुना कर दिए, चूंकि हमें इस 2 को हटाना है। तो क्या बना इक्वेशन आपका, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। हमें क्या करना पड़ा, पहले दोनों मूल पता करना पड़ा, और दोनों मूल जैसे ही पता लग जाएगा फिर हम लोग इक्वेशन बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल से। यहाँ देखिए सवाल क्या पूछा है, बोला है पी और क्यू के द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाया गया है 4 महीना के दौरान। 4 महीना कौन सा है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का है। पी का जो ग्राफ आप देख रहे होंगे ना, यह वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है यह पी का ग्राफ है। 80 बेचा है जनवरी में, फिर फरवरी में देख लीजिए कितना बेचा है, यह 30 बेचा है। इस प्रकार से इस ग्राफ से आपको समझना है, डाटा यहाँ दे भी रखा है, पी जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना। इसको देखने के बजाय इसको आप देख सकते हैं। क्या बोला है, इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाई का अनुपात क्या है। हमें क्या बताना है, चारों महीना में पी और क्यू मिलाकर के जितना जितना बेचा है उसका अनुपात बताइए, चारों महीना में पी और क्यू के द्वारा। तो पी देखिए कितना बेचा है, 8, 3, 11, 5, 16 और 9, 25। पी जो है कुल मिला के 250 इकाई बेचा है, ठीक है।
क्यू कितना बेचा है, क्यू को जोड़ लीजिए, 6 4 10 7 17 6 23, यह 230 यूनिट बेचा है। दोनों का अनुपात बता देना था बस। देख लीजिए यहाँ भी 0 है, 0 से 0 कैंसिल, क्या है 25:23, विकल्प ए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पी और क्यू के द्वारा बेचे गए यूनिट का अनुपात बताना है। पी जितना बेचा है उसको जोड़ेंगे एक जगह, क्यू का डाटा एक जगह इकट्ठा करके दोनों का अनुपात हमें निकाल लेना है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, वैल्यू अगर कटेगा तो हम काटेंगे। यहाँ देखिए बोला है 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1280 रुपये है, हमें क्या बताना है 5% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 15%। तो 1280 का आपको निकालना है 15%, यानी कि 15/100। भाई 5% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना 15% ही तो होगा। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 64, 64 गुना 3 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। 192 यानी कि विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या पूरा सेट हम लोग देखते हैं तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपका मिलता है। अगर 30 क्वेश्चन है तो 7-8 क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल भी देखने को मिलेगा, 5-6 क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, है ना। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको पूरे सेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेट बनाने का यही आपका बेनिफिट है। लगातार आप इसको अगर बनाते रहते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन का टाइमिंग है वह इम्प्रूव होता है। जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सोच पाते हैं कि कैसे हमें उसे बनाना है, क्या स्टेप हमें इन क्वेश्चंस में लेना है, और जल्दी से आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर आप लगातार सेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार सेट आप बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज के वीडियो में, इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।